नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका के बारे में गिलक्राइस्ट कहते हैं, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक यंत्र घूमता है। The executive is that branch of government which carries out or execute the will of the people as formulated in law. It is the pivot around which the actual administration of the state revolves and includes all officials engaged in administration by Gilchrist. डॉक्टर फाइंदर ने ठीक ही कहा है। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद से सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास रहती हैं। यानी कार्यपालिका सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग का प्राचीन समय से ही बहुत अधिक महत्व रहा है और प्राचीन काल में अलोकतंत्रीय देशों में तो कार्यपालिका ही सर्वशक्तिशाली अंग हुआ करता था। हालांकि वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका रूपी सरकार के 3 अंग हो जाने की वजह से कार्यपालिका के कार्यों में कमी आई है। व्यवस्थापन विभाग द्वारा किए गए कानूनों द्वारा तैयार किए गए पास किए गए कानूनों और वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का कार्य कार्यपालिका करती है और न्याय विभाग की व्यवस्था का अंतिम उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका का ही होता है। कार्यपालिका का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि यद्यपि कार्यपालिका सरकार का एक अंग मात्र ही है, लेकिन व्यवहार में प्राय सरकार शब्द का प्रयोग कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है। कार्यपालिका को परिभाषित करते हुए डॉक्टर गार्नर कहते हैं, विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका अंग में उन सब कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के समूह सम्मिलित हैं जो राज्य की उस इच्छा को कार्यान्वित करते हैं जो कानून के रूप में निर्मित कर व्यक्त की गई है। कार्यपालिका के मुख्य तौर पे 2 भाग होते हैं। एक है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी स्थायी लोक सेवाएं। राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण करती है और स्थायी सेवाएं नीति निर्माण में सहायता देना और नीतियों को लागू करने का कार्य करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं। विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार की कार्यपालिकाएं प्रचलित हैं। पहला आता है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। तो पहला है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका।
नाम मात्र की कार्यपालिका का तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिसे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई हो, लेकिन जिसके द्वारा व्यवहार में उस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार न किया जाकर वास्तविक कार्यपालिका द्वारा उसका प्रयोग होता है। यद्यपि प्रशासन का संपूर्ण कार्य उसी के नाम पर होता है, किंतु व्यवहार में इन कार्यों को वास्तविक कार्यपालिका पूरा करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान राज्य करता है, शासन नहीं। इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के ही उदाहरण हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका को जो प्रशासनिक शक्ति प्रदान की जाती है, व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। व्यवहार में संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति इस वास्तविक कार्यपालिका के हाथ में केंद्रित होती है। ब्रिटेन और भारत की मंत्रिपरिषद इस प्रकार के वास्तविक कार्यपालिका के ही उदाहरण हैं। अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का नामधारी और वास्तविक प्रधान होता है। दूसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। पहले देखते हैं एकल कार्यपालिका क्या है। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य किया जाता है, किंतु अंतिम रूप में संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड व भारत आदि संसदीय शासनों की कार्यपालिका भी एकल कार्यपालिका के ही उदाहरण हैं। बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे प्रकार से है जिसके अंतर्गत अंतिम रूप में कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है। प्राचीन समय में एथेंस और स्पार्टा में इस प्रकार की बहुल कार्यपालिकाएं थी। वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड तथा सोवियत रूस में इसी प्रकार की बहुल कार्यपालिका थी। स्विट्जरलैंड में है और सोवियत संघ में हुआ करती थी। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में निवास करती। फेडरल काउंसिल है, 7 सदस्यों की, उसमें निवास करती है और यह परिषद सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में कार्य करती है। इस परिषद का ही एक सदस्य वरिष्ठता के क्रम से 1 वर्ष के लिए उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है, परंतु अध्यक्ष का कार्य केवल परिषदों की बैठकों का सभापतित्व करना होता है। उसकी शक्ति और स्थिति परिषद के अन्य सदस्यों के समान ही होती है। इसी प्रकार पूर्व सोवियत संघ में सर्वोच्च कार्यपालिका परिषद के रूप में प्रेसिडियम के द्वारा कार्य किया जाता था। तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड की 7 सदस्यीय संघीय परिषद बहुल कार्यपालिका का
श्रेष्ठ उदाहरण है। आगे आता है कार्यपालिका के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। तो संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के साथ संबंध के आधार पर दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ अपूर्व गठबंधन रहता है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और वे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकप्रिय सदन द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर वास्तविक कार्यपालिका को पदच्युत किया जा सकता है। इस पद्धति में एक संवैधानिक प्रधान भी होता है, जिनके नाम पर वास्तविक कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों और व्यवस्थापिका प्रशासन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है। इंग्लैंड और भारत आदि देशों में इस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक रहती है। संविधान के द्वारा दोनों की शक्तियां बंटी रहती हैं और वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। इस प्रकार की कार्यपालिका में शासन की समस्त शक्तियां राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो राज्य का संवैधानिक व कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सहायता से शासन का कार्य संचालन करता है। राष्ट्रपति अथवा मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत भी नहीं कर सकती। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहां राष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस से पूर्णतया पृथक एवं स्वतंत्र हैं। कार्यपालिका के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। चौथा है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। जहां पर राजा राज्य का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर आसीन होता है, उस पद्धति को पैतृक कार्यपालिका कहा जाता है। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, जापान आदि देशों में पैतृक कार्यपालिका है। जहां पर राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार की कार्यपालिका है। तो ये प्रकार हुए कार्यपालिका के। नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका तथा पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। धन्यवाद।